So, hello everyone. This is the lecture 3 of our topic 4 dispersion. In the previous lecture, we have learnt about the chromatic dispersion and its type, the material dispersion and the waveguide dispersion. आप सबको वो चीज़ याद ज़रूर रखनी होगी क्योंकि जब हम ओवरऑल उसमें जाएंगे तब हमें सारी चीज़ें याद ज़रूरी है रखना, ये सारे मटेरियल, वेव गाइड और अब ये इंटरमोडल वाला पार्ट। तो इंटरमोडल वाला पार्ट का कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इंटरमोडल डिस्पर्जन एमजीआई मतलब आपका ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स में कैसे होता है और मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स में कैसा होता है। तो आप यहाँ ध्यान दें कि इंटरमोडल है, डिफरेंट मोड है, तो सिंगल मोड की बात नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने क्रोमैटिक में मल्टी मोड की बात नहीं करी थी। तो ये सारी चीज़ों के बहुत बेसिक से थिंकिंग है जिसको याद रखना आपको ज़रूरी होगा। तो ये तीनों चीज़ हम देखने जा रहे हैं। इंटरमोडल, तो आपको याद होगा पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, उसमें बताया था कि जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट एमिट कर रही है, वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज अपने अंदर कंटेन करती है, वो सिंगल नहीं होती, जिसमें ग्रुप डिलेज की वजह से उसका अलग अलग स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट वो डिले होने लगता है, जिस वजह से पल्स ब्रॉडनिंग का सामना करना पड़ता है। पल्स ब्रॉडनिंग मतलब डिस्पर्जन, हमारे जो इंसिडेंट वेव है उसके अंदर डिस्पर्जन हो जाता है। तो वहाँ पर क्या था कि कई सारी, आप वो लेक्चर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो कई सारी वहाँ पर वेवफॉर्म है जो एक ही बीम के अंदर कंसिस्ट करती हैं, जो एक ही बीम के अंदर कंसिस्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। जो पुराना वाला पार्ट है उसको हमें ध्यान देना होगा, ठीक। तो ये इस तरह से हमारा सिग्नल ट्रेवल करता था वहाँ पर कि एक बीम के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि एक बीम को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। मगर अब बात ये है, मल्टी मोड है, वहाँ हम एक बीम में कई सारी कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ तो हम ऑलरेडी मल्टीपल भेज ही रहे हैं। मतलब अब जो इफेक्ट होगा वो उस मल्टी मोड सिग्नल ट्रांसमिशन की वजह से है। वहाँ तो हम मान रहे थे कि एक बीम में है, यहाँ पर तो खुद ही मल्टीपल बीम को हम भेज रहे हैं। तो बहुत क्लियर है ये चीज़, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो पल्स ब्रॉडनिंग इंटरमोडल डिस्पर्जन, इसको हम मोडल डिस्पर्जन और मोड डिस्पर्जन के नाम से भी जानते हैं। क्यों होता है? बिकॉज प्रोपोगेशन डिले डिफरेंसेस बिटवीन द मोड्स विद इन अ मल्टी मोड फाइबर। यहाँ पर तो मल्टीपल मोड्स हैं ही, वहाँ पर हम कंसिडर कर रहे थे और यहाँ पर है ही, उस वजह से उसका क्या होगा, डिले डिफरेंस हमें मिल जाएंगे। एज the different modes which constitute a pulse in multimode fiber travel along the channel in different group velocities, वो ही सारा कंसेप्ट है बिल्कुल। ग्रुप वेलोसिटीज, द पल्स विड्थ जो होगी आउटपुट में वो डिपेंडेंट होगी उसके ट्रांसमिशन टाइम्स, वही वेवगाइड वाली बात, ऑफ द स्लोएस्ट एंड द फास्टेस्ट नोड्स। अब जो हमने ट्रांसमिशन मैंने यहाँ पर बताया कि जब हमारी पल्स जा रही है, हो सकता है कोई सीधी निकल जाए, हो सकता है कोई इस तरीके से हो सकता है कोई इस तरह से हो, तो किस में कितना उसने ट्रैवल किया, तो जितना लेंथ वो ट्रैवल कर रही है लाइट, उसके करस्पॉन्डिंगली ये वाले टाइप का डिस्पर्जन बढ़ जाएगा, क्योंकि सब में डिले डिफरेंस ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि यहाँ ये जल्दी पहुँचेगी सबसे, उसके बाद हमारी ये वाली, उसके बाद हमारी ये वाली, तो कितना चल रही है लाइट हमारी वेवगाइड के अंदर, तो उसकी वजह से डिले डिफरेंस क्रिएट होगा और डिले डिफरेंस की वजह से हमारा सिग्नल ब्रॉडन होता चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी सबकी अलग अलग होने के कारण ये स्लोएस्ट और फास्टेस्ट नोड्स पर, डिफरेंट मोड्स पर असर करता है। अब इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मल्टी मोड है तो हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, हमारे तीनों मैकेनिज्म जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से मैकेनिज्म? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, वो तो हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, वो हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि सिंगल मोड की बात यहाँ नहीं हो रही है। दूसरा, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, इन दोनों के अंदर हमें स्टडीज इसकी करनी पड़ेगी, दोनों पिक्चर को देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि स्टेप इंडेक्स के केस के अंदर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि
यहाँ पर पूरा क्या है, ये एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्रेडेड में क्या था, वो एक्सपोनेंशियल था, यहाँ बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, ये डिक्रीज हो रहा था इस डायरेक्शन में। याद होगा कि यहाँ का जो था यहाँ ग्रेडेड का कुछ इस तरीके से पैराबोलिक था, ठीक है, पैराबोलिक था हमारा। जो मान लीजिए सबसे अंदर वाले पार्ट का यहाँ पर जो n है वो ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा एक बार, उसके अंदर इस चीज़ को मैंने क्लियर किया है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली। सपोज दिस एंगल इज थीटा, मैं कुछ चीज़ यहीं पर ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ये एंगल हमारा थीटा है, ये इंसिडेंट एंगल हमारा फाई सी, क्रिटिकल एंगल जिसको हम बोलते थे, हमारे टॉपिक 1 के अंदर था, ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो इसके बाद ये पर्टिकुलर लेंथ कितनी होगी, ये बताएं मुझे कितनी होगी। ये सपोज दिस इज L, ये मेरी अगर L है, ये एंगल थीटा है, सो ये कितनी होगी, cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा इक्वल्स टू बेस L अपॉन दिस इज x। सो व्हाट इज x, x इज L अपॉन cos थीटा। ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे ये काम आने वाले हैं। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ साइन थीटा सी इक्वल्स टू cos थीटा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कैसे भाई, साइन थीटा सी, व्हाट इज थीटा सी, थीटा सी इज 90 माइनस थीटा, ओके। फाई सी इज 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखें। अब ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और ये मेरा बड़ा वाला पाथ, दो के अंदर हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम एक मैक्सिमम डिले जो पॉसिबल है वो निकालने जा रहे हैं। एज बोथ द रेज आर ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, तो डिले डिफरेंस जो होगा उसके रिस्पेक्टिव मोड पे डिफरेंट करेगा। तो मिनिमम कितना होगा कि वो L चला, केवल L अपॉन जो C होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है अंदर, तो C बाय N1 से डिवाइड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह मैक्सिमम ये ऊपर वाला, अब हमने L अपॉन कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था कि ये वाला L अपॉन कॉस थीटा यहाँ से हमने ले लिया, तो ये हमने दोनों निकाल लिया। अब T जो मैक्सिमम होगा वो मेरा ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्यों, क्योंकि साइन थीटा सी हमारा स्नेल्स लॉ के करस्पॉन्डिंगली ये होता है और उससे कॉस थीटा के इक्वल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो टी मैक्स मेरा आ गया, टी मिन मेरा आ गया, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। अब डिले टी मैक्स माइनस टी मिन जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को, इस पार्ट को कहते हैं डेल। व्हाट इज डेल, डेल इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम इससे भी शो करते हैं और साथ ही साथ ये भी, ये दोनों फॉर्मूला रिलेटिव है, एक n2 के रिस्पेक्ट में और एक n1 के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो जब हम इस चीज़ को माने कि n1 माइनस n2 अपॉन n2, तो मेरे पास ये फॉर्मूला डेल ts, मतलब जो हमारा डिले है वो निकल कर आ गया। कंफ्यूजन नहीं करना, हम n1 माइनस n2 अपॉन n1 या फिर n1 माइनस n2 अपॉन n2 दोनों ही से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं। यूनिट 1 मतलब टॉपिक 1 के अंदर ये चीज़ें क्लियर हैं, ओके। टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 के अंदर ये चीज़ें क्लियर हैं। तो वहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो डेल ts मेरा डिले निकल कर आ जाएगा। तो जब हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो उस केस में हमारा डेल ts इस तरह से निकल कर आ जाएगा, विट इज डेल L N1, L is the length, N1 is the refractive index of core, N2 is the refractive index of clad, तो ये C is the speed of light। तो finally we have this particular formula for the delay difference and in the form of numerical aperture। तो numerical aperture की फॉर्म में ये निकल कर आ जाएगा, क्योंकि numerical aperture is equals to N1 under root of 2 del। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारे निकल कर इससे आ जाएंगे, जिसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल डेरिवेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिले इन द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स डिस्पर्जन के केस में क्या डिले डिफरेंस हमारा निकला, तो ये हमने निकाल लिया। तो फॉर आइडियल रेक्टेंगुलर पल्स, जिसको हमने डिले ये माना, देखो डेल ts/2 डेल ts/2 ये जीरो को लेकर चले, जो डिले कितना बताया हमने 1 अपॉन डेल ts, पूरा डिले 1 अपॉन डेल ts, जो इसका यहाँ तक का यूनिट एम्पलीट्यूड को लेकर चले कि भाई ये 1 अपॉन डेल ts है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, जैसा हम नॉर्मली डिजिटल सिग्नल के अंदर लेकर चलते हैं जिससे अलाइजिंग ना हो, ठीक। तो ये हमारा 1 अपॉन डेल ts
और ये हमारा डिले है। जो RMS पल्स ब्रॉडनिंग है उसको हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं, सिग्मा एस इज द RMS पल्स ब्रॉडनिंग, मतलब पल्स डिस्पर्जन विच इज इक्वल्स टू LN1 del 2 अंडर रूट ऑफ 3C, या फिर न्यूमेरिकल अपर्चर की फॉर्म में हम इस फॉर्मूला से उसको जानते हैं। तो ये था सारा इंटरमोडल डिस्पर्जन। इंटरमोडल डिस्पर्जन वो भी किसमें, स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर। किसके अंदर, स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, जहां पर हमने देखा सिग्मा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब हम दो तीन चीजों से इसको सही कर सकते हैं। पहला तरीका बाय रिड्यूसिंग द डेल, मतलब इंटरमोडल अगर डिस्पर्जन हमें कम करना है तो हम पहले डेल को रिड्यूस करें। ऑल्सो रिड्यूस बाय मोड कपलिंग। मोड कपलिंग एक नई डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, यहीं पर डिस्क्राइब है आपकी बुक में। इसको हम मोड कपलिंग बोलते हैं जब पावर इन अ गाइड मोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फास्टर टू द स्लोअर मोड और वाइस वर्सा, कि जो सबसे फास्टेस्ट मोड है उसकी पावर को हम स्लोअर में ट्रांसफर करते हैं, या फिर स्लोअर मोड के पावर को हम किसी तरह से फास्टर के अंदर ट्रांसफर कर दें, तो हम इंटरमोडल डिस्पर्जन को कम कर सकते हैं। क्यों भाई, पावर अगर हाईएस्ट की स्लो में चली गई तो ओवरऑल मीन जो ट्रांसफर रेट है, जो मीन पावर है वो सबकी बराबर हो गई। तो सबके अंदर जब बराबर पावर से चल रहे हैं तो, और जो डिले डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कम हो जाएगा। तो डिले डिफरेंस कम करने के लिए हम मोड कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो मोड हमारा फास्टर स्पीड से चल रहा है उसकी स्लोअर में पावर और स्लोअर वाले की फास्टर में, इस तरह से मैनेज करके हम मीन पावर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं और डिले को हम मिनिमाइज कर पाते हैं, जिससे इंटरमोडल हमारा जो डिस्पर्जन है वो कम होता है। नाउ अब तो बहुत आसान है। और एक अगला तरीका क्या है कि हम ग्रेडेड इंडेक्स यूज करें। ग्रेडेड इंडेक्स यूज करें क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखें, मैंने ये दिखाया था आपको, यहाँ पर पैराबोलिक पाथ में इस तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन की बजाय हमारा क्या हो गया, ये पैराबोलिक पाथ लेने लगती है लाइट, जिस वजह से क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ लेने की वजह से सबके बीच में, बीम के बीच में डिले डिफरेंस थोड़ा सा तो मिनिमाइज हो जाएगा, कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो नहीं हुआ, ठीक, वो पहले ही लौट आई, तो उसकी वजह से मान लीजिए एक ये है, तो डिले डिफरेंसेस उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वो पैराबोलिक पाथ को, पैराबोलिक प्रोफाइल को फॉलो करती है जो हमारी इंसिडेंट लाइट है। और यहाँ पर हम पल्स ब्रॉडनिंग अगर निकालें, इंटरमोडल अगर हम निकालें किसके अंदर, ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर, तो सिग्मा जी वहाँ पर आपका था, जिसको हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी सिग्मा एस, यहाँ पर है सिग्मा जी, तो सिग्मा जी की वैल्यू LN1 डेल स्क्वायर 20 अंडर रूट 3C, वेयर अल्फा कब, जब अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 12 डेल बाय 5। इस वैल्यू पर एक ऑप्टिमम सिग्मा जी की वैल्यू ये है। और दोनों की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक पर्टिकुलर अल्फा पर आप देखें कि एक पर्टिकुलर अल्फा पर एक अटेन्यूएशन कांस्टेंट पर ये डिपेंडेंट है, तो एक पर्टिकुलर अल्फा पर हमारी ब्रॉडनिंग कम है, उसके अलावा क्या है, ये मेरी इंक्रीज हो रही है। तो हम अपना एक अटेन्यूएशन कांस्टेंट को सेट कर सकते हैं, मतलब मटेरियल के हिसाब से हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो अब दोनों को कंबाइन करें और रिमार्क्स थोड़ा सा पढ़ लें बहुत छोट जल्दी से, कि मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स के अंदर लार्ज होता है डिस्पर्जन, बल्कि ग्रेडेड इंडेक्स में कम होता है। कंट्रोल हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को कंट्रोल करने से, मतलब ग्रेडेड बना दें, ठीक है। उसके अलावा N1 माइनस N2 का जो डिफरेंस है उसको हम प्रॉपरली मेंटेन रखें। मल्टी मोड के अंदर ये हम पढ़ ही चुके हैं। और प्योरली सिंगल मोड ऑपरेशन डिस्पर्जन इज सोलली ड्यू टू इंट्रामोडल। अगर हम उस सिंगल मोड ही ट्रेवल करा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा पुराना वाला क्रोमेटिक डिस्पर्जन ही फॉलो होगा। उसके अलावा फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भाई फाइनल पिक्चर तो तभी आ पाएगी इंटरमोडल की जब हम अलग अलग फाइबर इंडेक्सिंग के हिसाब से उसकी ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल पिक्चर को सामने लेकर आए, तभी हम फाइनल इंटरमोडल डिस्पर्जन के फाइनल रिमार्क्स दे पाएंगे। तो हमने उसकी इक्वेशंस भी पढ़ ली है, ठीक। तो ये हमारा था इंटरमोडल डिस्पर्जन। हम अगले लेक्चर में अब ओवरऑल डिस्पर्जन पढ़ेंगे। ओवरऑल क्या है क्या नहीं है वो हम शुरुआत से उस लेक्चर के देखेंगे। तो इन द फोर्थ लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लास्ट कैटेगरी ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज द ओवरऑल डिस्पर्जन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय।